सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एलसी परिपथ पढ़ेंगे। एल का मतलब होता है इंडक्टर्स, कॉइल, और सी का मतलब होता है कैपेसिटर, संधारित्र। जब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में दो कंपोनेंट जुड़े हो, एल और सी, तो वो जो परिपथ कहलाता है सर्किट, उस सर्किट को हम एलसी परिपथ कहते हैं। और इस एलसी परिपथ की सहायता से हम जो है एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर डायग्राम में एक कॉइल जुड़ी हुई है। इस तरह से सिंबल होता है, कॉइल का होता है, कुंडली जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है कैपेसिटर होता है, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। ये इसके सिंबल है। इस तरह से ये कॉइल होती है और ये हमारे पास कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर बनाते समय ध्यान रखना है कि दोनों लाइनें बराबर बनाना है। यदि एक छोटी और एक बड़ी लाइन बन जाती है तो सेल बन जाता है। तो सिंबल बनाते समय अपने को ध्यान रखना है। ये 100 प्रेरकत्व, इस कुंडली का जो सेल्फ इंडक्शंस होता है, प्रेरकत्व होता है, उसको हम एल मानते हैं, और ये कैपेसिटर होता है, इसकी कैपेसिटी को हम सी मानते हैं। ये कुंडली के जो टर्मिनल्स होते हैं, सिरे होते हैं, उनके सिरों के बीच वोल्टेज लगाते हैं, उसको हमने वी एल के द्वारा प्रदर्शित किया है। और ये जो इसका जो वोल्टेज होता है इसके सिरों के बीच का, उसको हम वीसी से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये दोनों एक ही लाइन से जुड़े हुए, एक ही सीरीज में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनके सिरों के बीच में हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, एसी वोल्टेज लगा दिया है। ये इस तरह से सिंबल यदि आ जाए तो समझना कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सिंबल होता है। और उसकी जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, V = V0 sin ओमेगा t के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फेज डायग्राम बना रखा है, कला आरेख बना रखा है। इस कला आरेख का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि कौन सा वोल्टेज आगे होता है, कौन सा वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे है कि पीछे है। इसको देखने के लिए इस फेज डायग्राम का, इस कला आरेख का उल्लेख करते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो वोल्टेज पहले आ रहा है ये सबसे आगे होता है, उसके बाद ये वोल्टेज आएगा VR, और उसके बाद ये वोल्टेज आएगा, सबसे पीछे ये वोल्टेज होगा। तो इनके बीच में जब हम फेज डिफरेंस निकाले, कला अंतर निकाले कि दोनों के बीच कला अंतर कितना होगा, तो सबसे पहले अपन VI करंट और VR की बात करते हैं। VR मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज की बात करते हैं। तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। कौन कौन? VR और I, ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में कोई कलांतर नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। कलांतर का मतलब ये होता है कि आगे है कि पीछे है, कितने कोण से आगे है या कितने कोण से पीछे है। वोल्टेज और धारा कितने कोण, उनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, कोण आगे पीछे चल रही है। जब तरंगे चलती है इस तरह से तो कुछ आगे पीछे हो जाती है, तो कितने का एंगल बनता है वो उसका क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस कहलाता है। कितने कोण से वो आगे है पीछे है, वो कलांतर कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहा है। तो VR और I, ये VR और I, यानी जब प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसका वोल्टेज और उसकी करंट, उसकी धारा दोनों समान कलांक होते, एक साथ चलते हैं। दोनों 0 पे तो 0 पे, 90 पे तो 90 पे, फिर 0, इस तरह से पूरी सेम फेज में होते हैं, यानी समान कलांक में होते हैं। ये कह सकते हैं 0 डिग्री का कलांतर होता है, कोई कला नहीं होती है। अब यदि अपन इस धारा और इस वोल्टेज की बात करते हैं, कौन सा वोल्टेज? VL और I, VL और I, इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो VL और I, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इनके बीच में कलांतर कितने हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस कहलाता है, कलांतर कहलाता है। अब यदि अपन I और VC की बात करते हैं, यानी VC और I, इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से हम तीनों वोल्टेज और करंट के बीच में हम एंगल पता कर सकते हैं कि किसके बीच में कितना एंगल होता है। अब एक चीज़ याद रखना है कि VR और I ये तो सेम फेज में समान कला में 0 डिग्री का एंगल होगा। यदि VL और I की बात करते हैं, VL और I, अब इसमें वोल्टेज पहले आ और करंट पीछे आ रही है, वोल्टेज पहले और करंट बाद में।
इसका मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज होता है VL, वोल्टेज जो है VL वो करंट से क्या है I से 90 डिग्री अग्रगामी आगे है। इस कंडीशन, पहली वाली कंडीशन इसमें वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री पहले अग्रगामी, या कह सकते हैं कि धारा VL से 90 डिग्री पश्चगामी, ऐसा भी लिख सकते हैं। पश्चगामी होती है, पीछे होती है, धारा पीछे वोल्टेज आ रहा है। इसकी बात करते हैं हम, इसकी इसकी तो इसमें करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज बाद में आ रहा है। यानी करंट जो है वो VC वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी आगे, क्या कह सकते हैं, VC वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी। अग्रगामी मतलब लीड करना, लीड आगे, पश्चगामी मतलब लेफ्ट पीछे, बैक होती है करंट, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कौन आगे होगा कि कौन पीछे होगा और कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब मान लो कि हमने यहाँ से वोल्टेज दिया, ये AC वोल्टेज यहाँ दिया, ये करंट आएगा, करंट आएगा, मान लो कि इस सर्किट में I करंट प्रोवाइड होगा, करंट होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इसका वोल्टेज हमने VL मान लिया और इसका वोल्टेज VC मान लिया। तो VL का मान ओम्स लॉ से निकालेंगे, V इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ से हम V इक्वल टू IR मान निकालेंगे वोल्टेज का, दोनों वोल्टेज निकालेंगे। लेकिन यहाँ R तो जुड़ा हुआ नहीं है, R नहीं है, तो उसके स्थान पर जब किसी सर्किट में R नहीं जुड़ा होता है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध नहीं लिखते, उसके स्थान पर प्रतिघात लिखते हैं। यदि पिछला वीडियो यदि नहीं देखा, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा का, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और जो हमारे पास रिएक्टेंस, इसका एक वीडियो बना रखा है, उसको अच्छी तरह से देखना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब भी किसी परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा होता है तो ओम का V इक्वल टू IR होता है, परंतु यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है, तो प्रतिरोध के स्थान पर हम प्रतिघात का उपयोग करते हैं और उसको हम X से प्रदर्शित करेंगे। यदि कुंडली होगी तो XL लिखना है और यदि संधारित्र होगा उसको हम XC से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कुंडली का वोल्टेज निकालना तो XL लिख देना, संधारित्र का वोल्टेज निकालना तो XC लिख देना। XC और XL ये कहलाती है कुंडली की प्रतिघात। XL को कुंडली की प्रतिघात बोलेंगे, इंडेक्स कॉइल की रिएक्टेंस बोलेंगे, और VC को हम संधारित्र की प्रतिघात कहते हैं। तो इस तरह से दोनों के प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिघात लिखेंगे। तो जब भी किसी भी परिपथ में R नहीं जुड़ा हो और कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है तो उस रुकावट को हम प्रतिघात बोलते हैं और उसको हम XL से प्रदर्शित करते हैं यदि कुंडली हो, और यदि संधारित्र तो उसको XC से प्रदर्शित करेंगे। अब इनके बीच में यदि कलांतर देखते हैं तो कलांतर के लिए क्या है हमारे पास में, ये दिख रहा पहले डायग्राम VL और VC दोनों के बीच में 180 डिग्री का कलांतर है। अब मान कैसे निकालते हैं, हमने पिछला वीडियो पढ़ रखा है। R इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos का है। ये कलांतर निकालने का, एक रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है, इसको याद रखना। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में हमने पढ़ रखा है इसको वेक्टर में। तो यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, डायग्राम से दिख रहा फाई, कितना फाई बन रहा है चित्र में देखो। VL और VC के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, डायग्राम में दिख रहा है। VL और VC के बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो इस फाई की जगह हम 180 डिग्री रख देंगे। 180 डिग्री का cos फाई की वैल्यू -1 होती है, ध्यान रखना। ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस, यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा A1 A2, R इक्वल हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या R इक्वल हो जाएगा A1 माइनस A2। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट निकलता है। दो यदि वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए R इक्वल टू A1 माइनस A2 का उपयोग करते हैं। अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि A1 माइनस A2 का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है विपरीत दिशा होती है। तो इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस कर दें, तो A1 का मान VL और A2 का मान VC, तो VL में से VC को माइनस कर देंगे तो इनका हमारे पास रिजल्टेंट निकल आएगा। तो V इक्वल टू लिखेंगे, रिजल्टेंट मतलब ये वोल्टेज जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको V इक्वल टू VL माइनस VC। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट निकलेंगे V इक्वल टू VL माइनस VC। एंगल अपने पास दिख रहा है VL और VR के बीच में 90 डिग्री का एंगल है
और वी आर और वी सी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए वी एल और वी सी के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा या कलांतर होगा। यहाँ से आई को हम कॉमन ले लेंगे और उसको हम अपान में लिख देंगे, नीचे ले आएंगे तो एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। अब देखो वी बाय आई ये होता है प्रतिरोध, लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं जुड़ा होगा, यहाँ दो कंपोनेंट जुड़े एल और सी। तो जब भी किसी सर्किट में एल और सी जुड़ा हो और यदि उसका रेजिस्टेंस के इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसको बोलते हैं? इम्पीडेंस। कि जब किसी सर्किट में दो कंपोनेंट जुड़े हो या तीन कंपोनेंट जुड़े हो या दो कंपोनेंट जुड़े तो उस सर्किट का जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। और उसको अपन जेड से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो जेड इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो इस तरह से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस कहते हैं। ये प्रतिरोध ही है लेकिन दो कंपोनेंट्स के कारण होता है, एल और सी के कारण से, इसलिए उसको हम प्रतिबाधा। जब एक से ज़्यादा प्रतिरोध आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं तो उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। अब इसमें अनुनाद की स्थिति में अपने को पढ़ना है। तो अनुनाद की स्थिति किसको कहते हैं? जब किसी परिपथ में कोई से भी सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, तो उस कंडीशंस को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस की स्थिति में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम में कितना? इन्फिनिटी। जनरली होता नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं कि मान लो कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस जीरो है, तब उस कंडीशंस में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू क्या रहेगा? आई इक्वल टू वी बाय आर। तो यदि रेजिस्टेंस जीरो है तो आई इक्वल टू कितना आएगा? इन्फिनिटी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। मतलब प्रतिरोध का मान यदि जीरो हो जाए, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देते हैं तो उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, अधिकतम इन्फिनिटी करंट फ्लो होता है, और उस स्थिति को ही हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और उसका मान होगा इन्फिनिटी होगा। करंट कब होगा? ये जब जेड का मान, जेड मतलब प्रतिरोध का मान जीरो होगा। यहाँ आर से मतलब होता है जेड, आर से मतलब प्रतिरोध से मतलब होता है यहाँ पर दो फैक्टर, जो दो कंपोनेंट, इसलिए उसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। ये जो रोल है आर का रोल, यहाँ जेड का रोल है, ध्यान रखना। तो जेड का मान जीरो रख देंगे। क्यों जीरो रखा? क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा। तो जेड इक्वल टू जीरो, जेड का जीरो रख के इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, ओमेगा का मान निकाल लेंगे, और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो यहाँ से हम एलसी एफ इक्वल टू 1/2 एलसी। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं, उसका मान हम निकाल सकते हैं। ये एफ जो होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अब इसमें हम करंट की इक्वेशंस लिखेंगे। तो करंट की जो इक्वेशंस होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 होती है इसमें, क्योंकि जो करंट होता है ये करंट इस वोल्टेज से पीछे, ये जो I है इस VL से पीछे आ रहा, और ये I इस वोल्टेज से आगे पहले आ रहा। तो यानी कहने को ये करंट प्लस भी हो सकता है, इस वोल्टेज से प्लस है और इस वोल्टेज से पीछे बैक है माइनस में। तो इसलिए यहाँ पर जो फेज डिफरेंस लिखते हैं प्लस माइनस π/2 के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे।